तो यूनिट फर्स्ट है। हम लोग रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं और रिप्रोडक्शन में अभी हमने पिछला जो चैप्टर था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट कंप्लीट किया था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। अब जो आपका चैप्टर 3 है उस चैप्टर 3 में हमको कंप्लीट करना होगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन एक्चुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हमने टॉप मोस्ट प्लांट जो थे एंजियोस्पर्म उनको यूज किया था। ठीक ऐसे ही एनिमल के अंदर अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखना है तो सबसे एडवांस जो एनिमल है ह्यूमन बींग्स उसके अंदर हम रिप्रोडक्शन कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर भी सेम वही प्रोसेस देखने को मिलेंगी। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होंगी, फर्टिलाइजेशन इवेंट होगी और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होगी। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो हमको बेसिक कंसेप्ट मालूम है, मेल और फीमेल ये ह्यूमन बींग्स में अलग अलग होते हैं और इन दोनों के द्वारा सबसे पहले गैमीट बनाए जाएंगे। और गैमीट बनाने की प्रोसेस में ऑलरेडी आपको बताया, हम इसे बोलते हैं गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस। तो सबसे पहले जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना है तो मेल के द्वारा मेल गैमीट बनाए जाएंगे और फीमेल के द्वारा फीमेल गैमीट बनाए जाएंगे। और गैमीट बनाने का काम होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर हमने प्लांट में भी देखा कि वहाँ मेल गैमीट एंथर के अंदर बन रहे थे और फीमेल गैमीट ओव्यूल के अंदर बन रहे थे। ठीक ऐसे ही मेल के अंदर गैमीट बनाने के लिए जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसका नाम है टेस्टिस और फीमेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसका नाम है ओवरी। टेस्टिस के अंदर भी डिप्लॉयड सेल होंगी जो मियोसिस डिवीजन करेंगी और मियोसिस डिवीजन करके जब एक सेल डिवाइड होती है तो 4 हैप्लॉयड सेल बनती हैं और ये आपके गैमीट बनाएंगे, ये हैप्लॉयड सेल बनाई जाएंगी। ठीक है, केवल टेस्टिस वो ऑर्गन है जिसकी डिप्लॉयड सेल ऐसा कर सकती है मियोसिस डिवीजन। हमारी बाकी बॉडी में और जो अदर सेल हैं वो मियोसिस नहीं कर सकती, वो केवल माइटोसिस करती हैं ड्यूरिंग द ग्रोथ, ड्यूरिंग द रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस। ठीक ऐसे ही जो फीमेल है उसकी ओवरी के अंदर भी कुछ डिप्लॉयड सेल होंगी और वो भी मियोसिस करने की पावर रखती होंगी, तभी तो वहाँ फीमेल गैमीट देखने को मिलेगा। लेकिन दोनों के अंदर जब ये गैमीट बनाए जाएंगे कुछ डिफरेंस होगा। मेल अपने हिसाब से गैमीट बनाता है, फीमेल अपने हिसाब से गैमीट बनाती है। प्रोसेस में बहुत सारे डिफरेंसेज होंगे, वो धीरे धीरे हमको समझ में आएंगे। ये गैमीट बनाने का काम ह्यूमन बींग्स में एक्चुअल में कोई भी फंक्शन जो उसकी बॉडी में हो रहा है वो हाईली कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेटेड होता है, उसको पूरा कंट्रोल में रखा जाता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड। एनिमल के अंदर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन ना केवल नर्वस सिस्टम से होता है बल्कि एंडोक्राइन ग्लैंड से भी होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, क्लास 11th का जो टॉपिक था एंडोक्राइन ग्लैंड, वो मैंने बहुत अच्छे और डिटेल में समझाया था आपको। वहाँ के कुछ हार्मोन्स, उनके फंक्शन, कहाँ से निकलता है, ग्लैंड कौन सी है, थोड़ा सा एक आइडिया होना ज़रूरी होगा। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि यहीं पर आपको एक बार जहाँ जहाँ जो जो ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको क्लेरिफाई करता जाऊँ।
Each and every process during the reproduction will also be controlled by the hormones released from the endocrine glands. हार्मोन्स की हम बात करते जाएंगे साथ में, ताकि हमको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये काम शुरू होगा मेल में फीमेल में, दोनों के द्वारा गैमीट बना लिए जाएंगे। हमको मालूम है कि मेल गैमीट जो होते हैं, मेल गैमीट को हम एक नाम देते हैं जिसे हम स्पर्म कहते हैं, और फीमेल गैमीट जो होता है उसको हम ओवम बोलते हैं। ये गैमीट्स के नाम है। जैसे हमने पोलन ग्रेन जब बनाया था, और पोलन ग्रेन के अंदर जब हम मेल गैमीट की बात कर रहे थे, तो जो 2 जेनरेटिव सेल थी उन्हीं को तो हमने मेल गैमीट बोला था, और जो ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियो सैक था उसमें जो एक सिंगल एग सेल थी वही तो फीमेल गैमीट था। तो वहाँ पे अलग नाम थे, एग सेल बोल रहे थे, जेनरेटिव सेल बोल रहे थे। यहाँ पर हमको मेल गैमीट के लिए स्पर्म शब्द यूज करना है और फीमेल गैमीट के लिए हमको ओवम शब्द यूज करना है। ठीक है, तो ये गैमीट बनाने का काम जब होता है तो हार्मोन्स के कंट्रोल में एट द टाइम ऑफ पुबर्टी एज, पुबर्टी एज में ही ये पूरा प्रोसेस होता है। हमारा जो पूरा लाइफ स्पान है, एक्चुअली हम उसको पूरा पहले जब हमारा बर्थ होता है, बर्थ से हम धीरे धीरे अडल्ट होने लगते तो पुबर्टी एज आता है बीच में, पुबर्टी एज, फिर हम ये एक्चुअली एडोलसेंस शुरू होने वाला एज है, यहाँ से ये गैमीट बनाने का काम शुरू होगा। और फीमेल के अंदर ये गैमीट बनने का प्रोसेस केवल लगभग 50 ईयर्स तक ही ये देखने को मिलता है फीमेल के अंदर। फीमेल जो होती है वो पुबर्टी एज से लेकर और समथिंग अबाउट 50 ईयर्स तक वो गैमीट बनाने की पावर रखती है, हम बोलेंगे वो ओवम बनाती रहती है। लेकिन जो मेल होता है, मेल पुबर्टी एज से ही गैमीट बनाना शुरू करेगा, लेकिन इवन ये ओल्ड एज तक भी यहाँ पर गैमीट बनाने की प्रोसेस देखने को मिलती है। लगातार यहाँ पर ये गैमीट बनाने का काम उसका थ्रू आउट लाइफ, एक बार जब पुबर्टी एज से शुरू होगा तो थ्रू आउट लाइफ वो गैमीट बनाने की पावर रखता है। और भी बहुत सारे डिफरेंसेज यहाँ देखने को मिलेंगे जो धीरे धीरे जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती जाएगी हम कंसेप्ट क्लियर करते जाएंगे। ठीक है, इसके बाद चलिए गैमीट भी बन गए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट बनने के बाद क्या होगा, मेल गैमीट फीमेल गैमीट के पास पहुंचेगा। तो इसके लिए मेल गैमीट को फीमेल गैमीट तक पहुंचाने के लिए ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत होती है, और ट्रांसफ़र करने की जो प्रोसेस होती है उसको इनसेमाइनेशन बोलते हैं। इनसेमाइनेशन एक्चुअली पहले मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से मेल गैमीट रिलीज किए जाएंगे। रिलीज करने को, मेल के द्वारा गैमीट को रिलीज करने की जो प्रोसेस है उसे इजैकुलेशन बोलते हैं। इजैकुलेशन, ये मेल ने मेल गैमीट रिलीज कर दिए और रिलीज करके वो फीमेल गैमीट के पास जब वो अंदर जाता है, ट्रांसफ़र होता है, उस प्रोसेस को हम इनसेमाइनेशन बोलते हैं। ठीक है, हमने प्लांट में यहाँ पॉलिनेशन यूज किया था। तो मैं जस्ट आपको पुराने टॉपिक से भी कंपेयर करते हुए चलता हूँ। एंड फाइनली द मेल गैमीट विल रीच टू द फीमेल गैमीट, एंड आफ्टर रीचिंग both type of gamete will be fused and they will make zygote. Zygote is a diploid cell because the male gamete was haploid and female gamete was also haploid. So the zygote will be developed during the sexual reproduction. All these events are highly controlled and coordinated by the hormones. ठीक है, जाइगोट बनने के बाद क्या होता है, एक्चुअली ये फर्टिलाइजेशन इवेंट हो गया। इससे पहले जो कुछ भी हो रहा था वो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट हो रहा था।
अब जब जाइगोट बनेगा तो जाइगोट से धीरे धीरे एम्ब्रियो बनेगा, अलग अलग स्टेज में धीरे धीरे इसका डेवलपमेंट होगा, सिंगल सेल से मल्टी सेल बनेंगी, मल्टी सेल से धीरे धीरे ये बनेगा। हम इसका पूरा डेवलपमेंट समझेंगे। तो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट होने को हम जानते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। एम्ब्रियोजेनेसिस यहाँ पे प्रोसेस देखने को मिलेगा, ठीक है। और जब एम्ब्रियोजेनेसिस हो जाएगा, हालांकि ये जो जाइगोट है कहाँ पे होगा एम्ब्रियोजेनेसिस, तो हमको समझ में आएगा यूटेरस के अंदर होता है। तो यूटेरस से कैसे ये अटैच होता है उसको हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। वो जो आपका जाइगोट है जब वो एम्ब्रियो बना रहा है तो कहीं ना कहीं उसको यूटेरस से लगातार न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा, उसके लिए उसे यूटेरस के साथ जुड़ना पड़ेगा। तो जाइगोट या इसकी जो अगली स्टेज है ब्लास्टोसिस्ट। आप सोच रहे सर इतने खतरनाक आप बोलते जा रहे हैं, हमारे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। आएगा ना अभी आगे, जब आप इसको एक बार पढ़ेंगे तब ये नाम आपको धीरे धीरे समझ में आएंगे। मैं फिलहाल पूरा एक आउटलुक बता रहा हूँ इस चैप्टर में है क्या। ये जाइगोट अपना डेवलपमेंट करेगा और यूटेरस के साथ जुड़ेगा और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। और इम्प्लांटेशन के बाद उस ग्रोइंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलता जाएगा और उसको मैच्योर होने के लिए लगभग 9 मंथ का टाइम लगता है। और इस टाइम पीरियड को लगभग 9 मंथ जो जाइगोट से लेकर और बेबी के जन्म होने तक का जो टाइम पीरियड है, इसे हम गेस्टेशन पीरियड भी बोलते हैं। गेस्टेशन पीरियड, गेस्टेशन टाइम, जो अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग होता है। ह्यूमन बींग्स में ये लगभग 9 मंथ होता है, लगभग 270 डेज माना गया है ह्यूमन बींग्स में, जो जस्ट मल्टीप्लाई बाई 3 करके आप ये 30 करके देख सकते हैं, ठीक है। तो जब मैच्योर हो जाएगा एम्ब्रियो, यूटेरस में डेवलप हो जाएगा, फिर ये फीमेल की बॉडी से बाहर आएगा और फीमेल की बॉडी से बाहर आने की जो प्रोसेस है उसे हम पर्च्यूरेशन प्रोसेस बोलते हैं। ये क्या है? पर्च्यूरेशन प्रोसेस, पर्च्यूरेशन प्रोसेस। तो क्या क्या होना है, क्या क्या पढ़ना है चैप्टर में? सबसे पहले गैमीटोजेनेसिस पढ़ना है, सबसे पहले गैमीटोजेनेसिस पढ़ना है। उसके बाद हमको फर्टिलाइजेशन पढ़ना है, फर्टिलाइजेशन के बाद हमको इम्प्लांटेशन पढ़ना है, इम्प्लांटेशन के बाद हमको गेस्टेशन पीरियड के बारे में भी थोड़ा पढ़ना है और लास्ट फाइनली हम पर्च्यूरेशन प्रोसेस पढ़ेंगे, बेबी का जन्म हो जाएगा। यहाँ तक की पूरी कहानी ये आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स में हमको पढ़नी है, समझनी है। बीच बीच में जहाँ पर भी हार्मोन्स का रोल आएगा वो हमको अच्छे ढंग से याद रखना है। सबसे ज़्यादा जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो इसी चैप्टर से होते हैं। प्लांट रिप्रोडक्शन से भी डायग्राम आते हैं एग्जाम में और ह्यूमन रिप्रोडक्शन से भी डायग्राम आते हैं, क्योंकि और जो बायोलॉजी के बाकी चैप्टर हैं उनमें डायग्राम्स थोड़े कम हैं, इन 2 चैप्टर के डायग्राम बहुत ज़्यादा है। तो थोड़ा थोड़ा जहाँ जहाँ जो जो डायग्राम इम्पोर्टेंट लगेगा मैं आपको हाईलाइट भी करता जाऊँगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। और डायग्राम को समझना अलग होता है, डायग्राम को एग्जाम में बनाना अलग होता है। जब आप नंबर के लिए डायग्राम बनाएंगे तो थोड़ा सावधानी के साथ अच्छे साफ सुथरे बनाएंगे, लेकिन जब समझने के लिए मैं आपको बताऊंगा तो एक रफ टाइप के डायग्राम आपको समझाऊंगा ताकि आपको हर कंसेप्ट समझ में आए। चलिए तो शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। हमको शुरू करना है सबसे पहले कि मेल के अंदर रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कौन कौन से पार्ट हैं और वो कहाँ होते हैं, क्या काम करते हैं। एक्चुअली हमको पढ़ना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जब हमको ये पूरा सिस्टम किससे बनता है? डिफरेंट ऑर्गन से मिलके बनता है सिस्टम। तो इसका मतलब मेल के अंदर रिप्रोडक्शन से रिलेटेड
केवल एक सिंगल ऑर्गन, केवल एक टेस्टिस ही नहीं है, बल्कि टेस्टिस के साथ साथ और ऑर्गन भी हैं जो सब मिलकर रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो ये पूरा सिस्टम देखने को मिलता है, कौन कौन से पार्ट हैं, सिस्टम कैसा होता है, वही हमको जानना है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो मेन ऑर्गन है वो तो है टेस्टिस। वो क्या है? टेस्टिस। कितने होते हैं? 1 पेयर बोलिए, या फिर आप सीधा सीधा इसे 2 बोल सकते हैं। 2 टेस्टिस होते हैं एक मेल के पास। ये दोनों टेस्टिस पेल्विक रीजन में, ये नाम थोड़ा सा आपको बार बार बायोलॉजी में याद आएगा, पेल्विस या पेल्विक रीजन। पेल्विस का मतलब लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमन। पेल्विस का मतलब क्या होता है? लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमन, पेट का नीचे वाला हिस्सा, जिसे हम जनरल भाषा में कमर वाला हिस्सा बोल सकते हैं। उस पेल्विक रीजन में बॉडी के बाहर आउटग्रोथ के रूप में ये टेस्टिस पाए जाते हैं, बॉडी के अंदर नहीं मिलते, क्योंकि बॉडी के अंदर का जो टेम्परेचर है वो हमारा लगभग कांस्टेंट होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन टेस्टिस को जब गैमीट बनाना होता है तो थोड़ा 2 या 3 डिग्री सेल्सियस और भी कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। इसलिए बॉडी में ये बाहर पेल्विक रीजन में लोअर पार्ट में बॉडी के बाहर आउटसाइड एक बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ये टेस्टिस मौजूद होते हैं। पेयर में 2 होते हैं। इस बैग लाइक स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं स्क्रोटम। कई बार यही सवाल पूछा जाता है कि टेस्टिस हमारे एब्डोमन के अंदर क्यों नहीं मिलते, वो बाहर बॉडी के बाहर आउटसाइड क्यों पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है बिकॉज द मेल गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस रिक्वायर्ड लेस टेम्परेचर कंपेयर टू द बॉडी टेम्परेचर, सो दीज आर फाउंड इन द स्क्रोटम विच आर लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, 1 नंबर 2 नंबर में इस तरह से पूछते हैं। आपको क्लास 10th में भी ये आपको पढ़ने को मिला था, एक बार फिर से मैंने आपको समझा दिया। स्क्रोटम इज ए बैग लाइक स्ट्रक्चर विच पजेज 2 टेस्टिस। ठीक है, तो 2 से 3 डिग्री का डिफरेंस आ जाता है स्क्रोटम में। मतलब यहाँ अगर 37 है तो यहाँ लगभग आपका 34 से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमारे टेस्टिस को मिल जाता है और वो इजीली अपना स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस कर सकते हैं। अब ये तो हो गई बात कि ये कहाँ मिलते हैं टेस्टिस। अब सवाल ये आता है कि टेस्टिस आखिर कितने बड़े होते हैं। हाँ, तो टेस्टिस ये जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हम जितना थोड़ा इन्फॉर्मेशन अच्छा लिख पाते हैं तो एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है तो आसानी से नंबर दे देता है। तो थोड़ा सा याद कर लीजिए टेस्टिस का। एक्चुअल में हमको लेंथ और विड्थ की बात करेंगे, ये इसकी लेंथ हो जाएगी, ये इसकी विड्थ हो जाएगी। तो कुछ याद नहीं रखना, आपको गिनती याद रखना है, 2 3 4 5 ऐसे थोड़ा याद कर लीजिए। देखिए जो इसकी विड्थ है, हर एक टेस्टिस की जो विड्थ है वो 2 से 3 सेंटीमीटर की होती है और जो इसकी लेंथ है वो 4 से 5 सेंटीमीटर की होती है। क्या इसको याद रखने में कोई प्रॉब्लम आएगा? कोई दिक्कत नहीं। अगर ये इन्फॉर्मेशन आप लिखेंगे तो थोड़ा इम्प्रेशन अच्छा आता है, कोई ज़्यादा खास ऐसा डाटा है नहीं। ठीक है, तो एक तो ये कहानी बनी आपकी। इसके अलावा ये जो टेस्टिस हैं वाकई में होते कैसे हैं। अब मैं केवल एक टेस्टिस बना रहा हूँ यहाँ पे, जैसा ये टेस्टिस है ऐसा ही एक और होगा, केवल एक टेस्टिस बनाया। तो सबसे पहले तो इसके बाहर जो एपिथेलियम है काफ़ी थिक होती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। हाँ, चारों तरफ बस इसको सिंपल आप एपिथेलियम बोल सकते हैं, कोई खास स्पेशल नाम नहीं है। तो ये तो हो जाएगा आपका कि आउटर कवरिंग कैसा है, थोड़ा थिक लेयर यहाँ पे देखने को मिलता है। एनिमल में हम एपिथेलियम शब्द यूज कर सकते हैं, कॉमन, कोई खास ऐसा ज़्यादा रटना नहीं है। ठीक है,
अब जब हमने इस टेस्टिस को काट के देखा तो एक्चुअल में इसके अंदर लगभग 250, हर एक टेस्टिस के अंदर लगभग 250 छोटे छोटे कंपार्टमेंट में ये बटा हुआ था। इसके अंदर एक छोटा सा कमरा ये है, एक कमरा ये है, एक कमरा ये है, एक कमरा ये है, तो ये पार्टीशन में बटा हुआ है। और पार्टीशन भी कितने हैं? लगभग 250। और एक जो कमरा है, ये जो एक पार्ट है, एक जो चैम्बर है, इस चैम्बर को हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। इसको क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल। टेस्टिकुलर लोब्यूल मतलब इस एक टेस्टिस में लगभग कितनी टेस्टिकुलर लोब्यूल मौजूद होंगी? हमारा आंसर होगा समथिंग अबाउट 250 लोब्यूल्स आर फाउंड इन ईच टेस्टिस। सबसे पहले तो ये कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। अब चूंकि ये मैंने ज़्यादा बना दिया है, थोड़ा सा डायग्राम हम अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, तो अब मैं एक टेस्टिकुलर लोब्यूल को थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो ये अंदर का जो पार्ट है ये मैं थोड़ा हटा देता हूं। तो ये टेस्टिकुलर लोब्यूल जो मैंने अभी 250 बनाया, इसकी जगह मैं इसमें केवल अभी ये एक लोब्यूल हो गया और एक ये लोब्यूल हो गया। मैं केवल आपको दो बना के दिखा रहा हूं। ठीक है, ये कंपार्टमेंट ऐसे लगभग 250 है। अब जब हम एक कंपार्टमेंट के अंदर बात करते हैं कि इसमें आखिर क्या मौजूद है, तो जो इस कंपार्टमेंट में मौजूद है वो इसमें भी मौजूद है, वो इसमें भी मौजूद है। हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल अंदर से एक ही जैसा होता है। तो यहां पर अंदर क्या होता है वो हमको जानना है। हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर छोटी छोटी नली होती हैं, ट्यूब होती हैं, पतली पतली नली, और हर एक चैम्बर में लगभग 2 से 3 वो पतली पतली सी नली, जैसे मैं ये नली बना देता हूँ इस तरह से। हाँ, तो ये इसकी एपिथीलियम हो गई, ये एपिथीलियम हो गई, और ये नली जो है एक साइड से बंद होती है ए से। और जैसे मैं यहाँ पे बना देता हूँ, एक नली ये हो गई, ये एक मैंने बना दी, इधर से बंद कर दिया, ये इसका एपिथीलियम हो गया। ठीक है, थोड़ा सा ये लेयर मैंने इस तरह से बना दी। तो ना केवल एक बल्कि एक चैम्बर में इनकी संख्या कितनी होती है? 2 से लेकर 3 होती है। और इन ट्यूब को हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इन ट्यूब को क्या बोलते हैं? एक जो ट्यूब है इसका नाम है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो हर चैम्बर में इनकी संख्या लगभग 2 से 3 है। टोटल कितने चैम्बर हैं? 250 चैम्बर हैं। मल्टीप्लाई बाई 3 करो तो लगभग 750 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इन ईच टेस्टिस। आपके पास तो 2 टेस्टिस हैं, तो इनकी संख्या लगभग 1500 के आसपास होती है मेल के पास। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की संख्या की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी ट्यूब। अब देखते हैं इस ट्यूब के अंदर क्या है और इस ट्यूब के बाहर क्या है। भाई दोनों चीज है। ये तो पतली पतली नली पड़ी है, अब नली के अंदर क्या क्या मौजूद है और नली के बाहर क्या क्या मौजूद है। तो जब हमने इन नली के अंदर की दीवार के अंदर जब देखा तो कुछ सेल इसके अंदर अरेंज थी इस तरह से, अलग अलग टाइप की ये सेल थी, और ये सभी सेल कैसी हैं? डिप्लॉयड सेल हैं। ये अंदर की सेल है। ठीक है, जैसे इसके अंदर है ऐसे ही बाकी के अंदर भी है। थोड़ा सा मैं ये जल्दी बना देता हूं। ये एक्चुअल में जो सेल हैं वो इन दीवारों से चिपकी हुई हैं, ध्यान देना, ऐसे इस तरह से। ऐसे नहीं है कि पूरी बिखर रही हैं, ये मैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए बना रहा हूं। इस तरह से ये है, तो इसके अंदर भी ये मौजूद है। ठीक है, अब ये तो हो गया अंदर की साइड में कि भैया अंदर का जो ये एपिथेलियम, ये जो पूरा ट्यूब का एपिथेलियम है उसके अंदर कुछ स्पेशल सेल अरेंज रहती हैं। और बाहर की बात करते हैं अगर हम,
तो ये बाहर इसमें चूंकि हर सेल यहाँ पे कोई ना कोई काम कर रही होगी तो बहुत एनर्जी यहाँ चाहिए, तो यहाँ लगातार ब्लड की सप्लाई आती है। अब मैं ब्लड के पाइप को कैसे दिखाऊं? अगर मैं लंबा दिखाऊंगा तो ठीक नहीं है, छोटा छोटा इस तरह से मैं अगर यहाँ बॉल जैसे दिखा दूं, हाँ छोटा, ये येलो कलर से, ये क्या है, थोड़ा येलो कलर भी ठीक नहीं आ रहा है, डार्क कलर ही ले लेता हूं, रेड कलर लेता हूं। ये यहां पर ब्लड कैपिलरीज के होल्स आपको दिख रहे हैं, ब्लड कैपिलरीज के होल्स दिख रहे हैं। हर चेंबर में रिच नेटवर्क होता है ब्लड कैपिलरीज का। लगातार यहां ब्लड सप्लाई होती है, लगातार ऑक्सीजन आती है, लगातार यहां ग्लूकोज की सप्लाई होती रहती है। तो ईच चेंबर हैव ए डेंस नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। ट्यूब हैं, वो ट्यूब जब हमने इस टेस्टिस को काटा तो केवल उसके होल्स दिख रहे हैं, वो पतले पतले पाइप हैं यहाँ। और इनके अलावा बीच बीच में यहाँ पर कुछ स्पेशल सेल मौजूद हैं, इनके बीच बीच में ब्लड कैपिलरीज के अलावा कुछ स्पेशल सेल मौजूद हैं इनके बीच में यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब मैंने इतनी सारी बातें बताई। एक तो मैंने बताया कि हर टेस्टिकुलर लोब्यूल में मौजूद होती हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जब हमने देखा तो इनर लाइनिंग पर मौजूद हैं कुछ सेल। एक्चुअली वहां 2 टाइप ऑफ सेल होती हैं, 2 तरह की सेल होती हैं अंदर की साइड में। इस ट्यूब के अंदर 2 तरह की सेल हैं। एक सेल आपके कहलाती है जर्म सेल, मेल जर्म सेल। एक्चुअली वो सेल है जो गैमीट बनाएगी, इसको हम मेल जर्म सेल या हम इसे स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। इनसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की बात कर रहा हूं मैं। 2 तरह की सेल हैं। पहली सेल तो हो गई स्पर्मेटोगोनिया सेल, और एक दूसरी सेल और यहां मौजूद हैं जिन्हें हम बोलते हैं सर्टोली सेल। ठीक है, तो क्यों ना मैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का एक बार ठीक से डायग्राम बना के दोनों टाइप की सेल आपको दिखा दूं तो आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। देखिए ये हो गई आपके सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, इतनी बड़ी मैंने बना दी, और इसके अंदर ये लगी है मान लीजिए मेल जर्म सेल। ये मेल जर्म सेल है जिन्हें हम स्पर्मेटोगोनिया बोल रहे हैं, और इन्हीं के बीच बीच में ये मान लीजिए हो गई सर्टोली सेल। हाँ, तो ये पूरी लाइनिंग एकदम कवर्ड होती है 2 टाइप ऑफ सेल से। इनको आप बोल दीजिए सर्टोली, और ये जो ब्लैक से बनाई हैं इनको आप बोल दीजिए स्पर्मेटोगोनिया। भाई क्या दिक्कत है, 2 नाम याद करने हैं। इनसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल 2 टाइप ऑफ सेल, one are the सर्टोली सेल, another are the स्पर्मेटोगोनिया सेल, जर्म सेल। तो स्पर्मेटोगोनिया सेल वो सेल हैं जो मियोसिस करेंगी। एक्चुअली ये जर्म सेल हैं, ये मियोसाइट सेल हैं, ये मियोसिस करती हैं, और करती हैं तो यही सेल हमारी मेल गैमीट बनाती हैं, और मेल गैमीट को हम क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं। ये वो सेल है जो मियोसिस करती हैं, केवल ये सेल मियोसिस करेंगी, बाकी और जितनी भी सेल हैं वो सब माइटोसिस करती हैं। तो ट्यूब के अंदर मौजूद सेल स्पर्मेटोगोनिया ये मियोसिस करेगी, और जैसे मियोसिस करेगी तो नई नई सेल बनेंगी। अब ये नई सेल को लगातार न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ेगी, तो इनको न्यूट्रिशन, इनको खाना खिलाने का काम ये सर्टोली सेल करेगी। इसका मेन काम क्या है, न्यूट्रिशन फॉर ग्रोइंग मेल गैमीट। ठीक है, जो भी मेल गैमीट स्पर्मेटोगोनिया सेल से अंदर बन रहे हैं उनको न्यूट्रिशन देने का काम करेगी। देखिए बिना न्यूट्रिशन बेचारी वो सिंगल सेल क्या कर पाएगी,
जो सेल अभी डिवाइड होके हैप्लॉइड सेल अभी बनी है उसको लगातार न्यूट्रिशन देना पड़ेगा, तब जाकर वो अपना वर्किंग कर पाएगी। ये कहानी हो गई अंदर की, ठीक है, इनसाइड द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। अब बाहर देखते तो ब्लड कैपिलरीज का काम तो केवल ऑक्सीजन देना है, फूड देना है, यहां से वेस्टेज अगर कुछ प्रोड्यूस हो रहा है उसको कलेक्ट करना है, तो वो तो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। लेकिन जो मैंने कुछ ग्रीन कलर से और भी स्पेशल सेल बनाई, इन सेल को हम लीडिंग सेल बोलते हैं। इन सेल को क्या नाम बोलते हैं? लीडिंग सेल, LEYDIG भी लिखते हैं, लीडिंग सेल, या आप इनको अगर लीडिंग सेल भी लिखेंगे तो भी कोई नहीं काटेगा। हाँ, लीडिंग सेल, चूंकि ये ज्यादातर लीडिंग सेल के नाम से ही फेमस हैं। तो लीडिंग सेल कहाँ मिलती हैं? इनसाइड द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल या आउटसाइड द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल? आंसर आएगा लीडिंग सेल आर फाउंड आउटसाइड द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। और इस आउटसाइड जो स्पेस है, ये जो स्पेस है जो आउटसाइड है, इस स्पेस का भी एक नाम है। इस स्पेस को हम बोलते हैं इंटरस्टीडियल स्पेस। अब देखिए बहुत हौच पौच हो रहा है, लेकिन डायग्राम यही है। तो इस जगह को, इस प्लेस को क्या बोलते हैं? यहीं पे थोड़ा लिखता हूं, इंटरस्टीशियल प्लेस। इंटरस्टीशियल या इंटरस्टीडियल, जो भी आपके दिमाग में छाए, जो भी आपको याद हो जाए, वो आप यहां पर याद कर लीजिए। इंटरस्टीडियल प्लेस। और इसमें जो मौजूद लीडिंग सेल हैं, इन सेल को भी हम इंटरस्टीडियल सेल कह सकते हैं, क्योंकि ये इंटरस्टीडियल प्लेस में पाई जाती हैं। वाकई में उनका नाम तो क्या है? लीडिंग सेल है। तो ये सेल यहां पर मौजूद है और ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा ये ज्यादा हौच पौच हो रहा है, डायग्राम दोबारा से बनाएंगे हम लोग। अभी की बात आपको समझ में आई होगी। ये हमारा हो गया एक टेस्टिस, और टेस्टिस के अंदर मैंने सपोज ये बना दिया है चैम्बर। चैम्बर को क्या नाम दिया गया? चैम्बर को नाम दिया गया टेस्टिकुलर लोब्यूल। और इसके अंदर मैंने केवल एक ट्यूब बनाई बस, ताकि आपको समझ में आए। और एक ट्यूब मैंने इसके अंदर बनाई ताकि आसानी से समझ में आए, ठीक है। अब इसके अंदर तो आपको दो तरह की सेल बना देनी है। इसमें कौन कौन सी सेल बनानी है? स्पर्मेटोगोनिया बनानी है और सर्टोली सेल बनानी है, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया सेल और सर्टोली सेल, चलिए बन गई। ठीक इसके अंदर भी बना देते हैं ताकि कोई आपको डाउट ना रहे, समझ में आना चाहिए। ये हो गई दोनों टाइप की सेल। अब बाहर ही इंटरस्टीडियल स्पेस में क्यों ना मैं इस तरह की कुछ लाइनिंग खींच दूं कि ये ब्लड कैपिलरीज हैं, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई। हाँ, ये आपके ब्लड कैपिलरीज की लाइन है, ये इंटरस्टीडियल स्पेस। और इसके अंदर हमको क्या बना देना है? लीडिंग सेल बना देना है। ये लीडिंग सेल मैंने बनाई। इनके अलावा कुछ इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए भी सेल पाई जा सकती हैं, जो प्रोटेक्शन करती हैं कुछ इन्फेक्शन से। इम्यूनोलॉजिकल सेल उनको कह सकते हैं। एक्चुअली वो इम्यूनिटी के लिए जिम्मेदार हैं, उनका खास रोल यहाँ पे नहीं है। तो ये हमारी हो गई लीडिंग सेल। हाँ, लीडिंग सेल। इनके अंदर ये वाली हो गई हमारी स्पर्मेटोगोनिया, और ये मान लीजिए ये वाली सेल हो गई हमारी सर्टोली सेल। अब देख लीजिए कौन सी सेल बाहर है, कौन सी अंदर है। ये दोनों इनसाइड सेमिनिफरस ट्यूब्यूल हैं और ये आउटसाइड सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है। हम कहेंगे वो इंटरस्टीडियल स्पेस में पाई जाती है। इतना तो समझ में आ गया। स्पर्मेटोगोनिया क्या करेगा? ये स्पर्म बनाएगा। सर्टोली सेल क्या करेगी? जो स्पर्म बनेंगे उनको खाना खिलाएगी। लीडिंग सेल क्या करेगी? सवाल आता है लीडिंग सेल क्या करेगी?
एक्चुअली लीडिंग सेल वो सेल है जो हार्मोन रिलीज करती है, और हार्मोन रिलीज करेंगी तो मेल के अंदर टेस्टिस से जो हार्मोन रिलीज होते हैं उनको हम एंड्रोजन बोलते हैं। एंड्रोजन, मेल के टेस्टिस से जो एक ग्रुप ऑफ हार्मोन निकलता है उनको कलेक्टिवली सबको शामिल करके हम बोलते हैं एंड्रोजन, जिसमें एक स्पेसिफिक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है जिसे हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इज आल्सो ए टाइप ऑफ एंड्रोजन विच आर सीक्रेटेड फ्रॉम द लीडिंग सेल। एक्चुअली लीडिंग सेल से ना केवल टेस्टोस्टेरोन बल्कि कुछ और भी सपोर्टिव हार्मोन भी साथ में निकलते हैं, इसलिए सबको हम एंड्रोजन बोल देते हैं, लेकिन मेन फंक्शन तो टेस्टोस्टेरोन ही करता है। तो ये टेस्टिस की वो सेल है जहां से टेस्टोस्टेरोन रिलीज हो रहा है। ठीक है, अब क्या होगा? अब इसके बाद होगा कि यहां पर मान लीजिए ये मेल गैमिट बन गए और ये डेवलप हो गए। हर एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर मियोसिस डिवीजन हुआ और मियोसिस डिवीजन से मेल गैमिट बन गए। अब ये जाएंगे किधर? तो हर एक जो ट्यूब है वो आगे से एकदम पतली हो जाएगी, इस तरह से ये पतली हो जाएगी और एक छोटी सी ट्यूब बनाएगी। अब ये वाली जो है ये भी मान लीजिए इस तरह से ये अपना एक छोटी सी ट्यूब बनाएगी जिसमें होकर ये मेल गैमिट जाएंगे आगे, इस डायरेक्शन में ये जाएंगे। जैसे जैसे बनते रहेंगे ऐसे ऐसे ये आगे बढ़ते रहेंगे इस ट्यूब से। इन छोटे छोटे पार्ट को, जो ये मैंने छोटा सा पार्ट बनाया है, इस पार्ट को हम बोलते हैं रीटी टेस्टिस। इसको क्या बोलते हैं? रीटी टेस्टिस। और रीटी टेस्टिस क्या करते हैं? यहां पे एक पाइप होता है, एक जो पूरा हर एक चेम्बर तक जा रहा है, एक कॉमन पाइप है। मान लीजिए ये पाइप है और ये बिल्कुल एक जो लेयर है वो इस दीवार से चिपकी हुई है इस तरह से। ये एक पाइप है जो पूरे टेस्टिस में थ्रू आउट लेंथ ये पाया जाता है, और हर एक चेम्बर के मेल गैमीट जो भी आ रहे वो इसमें रिलीज किए जा रहे हैं। ये देखिए इस तरह से मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक गैप बना देता हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा गैप बना देता हूँ, और आपको अब समझ में आएगा कि ये जो रीटी टेस्टिस है वो इस पाइप में जाके खुलती हैं इस तरह से। हाँ, ये टेस्टिस रीटी इस पाइप में इस तरह से जाके खुलती है। तो मूवमेंट ऐसे हो रहा है, इसमें भी मूवमेंट ऐसे हो रहा है, लेकिन इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है। 250 चेंबर है ना, और हर चेंबर में 3-3 आपके सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हैं। तो हर ट्यूब्यूल इसमें मेल गैमीट को ड्रॉप कर रही है, और ड्रॉप करने से ये इस तरह से मेल गैमीट लगातार इस ट्यूब में जब आएंगे तो ऊपर की तरफ पुश होते हैं, क्योंकि इस ट्यूब का जो रास्ता है वो यहां से खुलता है। इस ट्यूब का जो रास्ता है वो यहां से खुल रहा है। ये ट्यूब यहां से निकलती है और यहां पर एक छोटा सा बैग लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। देखिए थोड़ा सा मैं इसको सही ढंग से समझाऊं। यहां से ये निकली और इस तरह से एक छोटा सा एक थैला सा बनता है, ये एक बनता है। हाँ? तो इसमें होके मेल गैमीट आ रहे, मेल गैमीट आ रहे और आकर यहां पर आकर वो डिपॉजिट हो जाते हैं। जितने भी मेल गैमीट आ रहे वो लगातार यहां इकट्ठे होते चले जाते हैं। ये जो पाइप है, ये जो अंदर का पाइप है जो सभी रीटी टेस्टिस से मेल गैमीट कलेक्ट कर रहा है, इस पाइप को जो इनसाइड द टेस्टिस है, ध्यान देना ये बाहर से नहीं दिखेगा, अंदर होता है, इस पाइप को हम बोलते हैं वासा इफ्रेंशिया। इसको क्या बोलते हैं? वासा इफ्रेंशिया। वासा इफ्रेंशिया। हम कह सकते हैं ऑल द मेल गैमीट्स will be released from the seminiferous tubule through the rete testis into the vasa efferentia, and vasa efferentia will release all the male gamete into a bag like structure। एक छोटा सा थैला यहाँ पे है, यहाँ पर मेल गैमीट को इकट्ठा किया जाता है,
इस पार्ट को हम बोलते हैं एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस, ठीक है। और ये पाइप यहां से इन सभी मेल गैमीट को एक पाइप से लेके जाएगा, इस तरह से एक ट्यूब लेके जाएगी और वो ट्यूब इनको बहुत आगे तक लेके जाएगी। इस पाइप का नाम अभी हमको याद कर लेना है। एपिडिडाइमिस इज ए प्लेस टू स्टोर द मेल गैमीट and from the epididymis the male gamete will be released out through a tubular structure and that tube is called vasa differentia. ठीक है, इस ट्यूब को क्या बोलते हैं? वासा डिफरेंशिया। अंदर जो ट्यूब थी उसको नाम दिया था वासा इफ्रेंशिया। इफ्रेंशिया लाई एपिडिडाइमिस को, और एपिडिडाइमिस ने जो मेल गैमीट रिलीज किए तो ये गए वासा डिफरेंशिया से होते हुए। जैसे इधर से ये एक टेस्टिस वासा डिफरेंशिया से मेल गैमीट को बाहर कर रहा है, ऐसे ही दूसरा टेस्टिस भी अपनी साइड से मेल गैमीट को बाहर कर रहा होगा। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आए? काफी कुछ यहाँ प्रॉब्लम था बच्चों, यहाँ थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर नहीं कर पाते, कहाँ टेस्टिस रीटी है। एक्चुअली बुक की जो डायग्राम है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, और ये जो डायग्राम है वो मैं आपको समझाने के हिसाब से बना रहा हूँ। तो इतनी कहानी आपको अभी तक समझ में आ गई होगी। लीडिंग सेल कहाँ है, सर्टोली सेल कहाँ है, स्पर्मेटोगोनिया सेल कहाँ है, और रीटी टेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, वासा डिफरेंशिया, आखिर ये क्या कर रही है, कहाँ से क्या चीज इनमें आ रही है और ये क्या चीज यहां से बाहर जा रही है। ये जो अलग अलग पार्ट हैं ये ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ही पार्ट हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। आगे इधर ऊपर ये कहाँ लेके गई वो कंसेप्ट अब हम आपको नेक्स्ट लेके चलते हैं। चलिए यहाँ की कहानी थोड़ा सा एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। ये हमारा एक टेस्टिस हो गया, ये हमारा एक टेस्टिस हो गया, और ये इसका एपिडिडाइमिस है, ये इसका एपिडिडाइमिस है। यहाँ से ये आपके ट्यूब आ गई वासा डिफरेंशिया, ये वासा डिफरेंशिया। इधर से भी ट्यूब आई होगी, ये भी आपके है वासा डिफरेंशिया। दोनों साइड के टेस्टिस मेल गैमीट को आगे भेज रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर वो चैम्बर थे, वो सब पूरी कहानी आपको समझ में आ गई। अब इधर जब हम ये पेल्विक रीजन में अंदर जा रहे हैं, अभी तक ये कहानी तो स्क्रोटम में थी, ये वाली कहानी स्क्रोटम। अब स्क्रोटम से ट्यूब गई ऊपर, मतलब असेंडिंग हो रही है, ऊपर जा रही है। और पेल्विक रीजन में हमको पता है यहाँ यूरिनरी ब्लैडर होता है जिसमें यूरिन कलेक्ट होता है। हाँ, यूरिनरी ब्लैडर हो गया जिसमें यूरिन कलेक्ट हो रहा है, और इस यूरिन कलेक्ट हो रहा है तो यहाँ से एक यूरेथ्रा निकलता है, यूरेथ्रा जिसमें से यूरिन बॉडी के बाहर आता है। ठीक है, ये आपका यूरेथ्रा। और यूरिनरी ब्लैडर को यूरिन कौन लाता है? ये यूरेटर हैं, ये यूरेटर हैं, दोनों साइड के जो किडनी से यूरिन को लाते हैं इस यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है, इनको बोलते यूरेटर। यूरेटर देखिए क्लास 10th आपको याद होगा, इस तरह का आपका दो किडनी आपने पढ़ा था और इनसे यूरिन आ रहे थे ये पाइप से। ये एक यूरेटर आ रहा था, ये एक यूरेटर आ रहा था, और यहाँ यूरिनरी ब्लैडर था जिससे यूरेथ्रा निकल रहा था। तो मैंने ये पार्ट केवल यहाँ तक बताया है, ये वाला पार्ट आप थोड़ा सा समझिए इसको। ये अब ये जो ट्यूब है ये ऊपर जा रही हैं, और ये मेम्ब्रेन की बनी ट्यूब है, बहुत ज़्यादा प्लास्टिक के पाइप तो है नहीं, लोहे के पाइप तो है नहीं। तो ये क्या करते हैं, थोड़ा सा मैं इनको एक बार यहाँ से इनको साफ करना पड़ेगा। अब देखिए ये कहीं ना कहीं इन यूरेटर से लूप बनाकर, ये इस तरह से लूप बनाकर, ताकि वो हैंग हो जाएं और कोई प्रॉब्लम ना आए, वो ट्यूब ना पिचके,
इसलिए वो इस तरह से लूप बनाते हुए यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से इस यूरेथ्रा के पास आते हैं। तो ये ट्यूब भी आप थोड़ा सा इस तरह से घुमा दीजिए और घुमाते हुए ये ट्यूब को यहाँ ले आइए। आप देखिए ये हैंगिंग हो गई, अब ये नीचे नहीं गिरेंगी, आपकी जो डक्ट हैं, जो ट्यूब हैं, वो हैंग होके आ गई यूरेटर से। और ये जो आपका अभी वासा डिफरेंशिया ही हैं, ये जो आ रहे हैं ये क्या है, ये वासा डिफरेंशिया हैं और ये आकर खुलते हैं इस यूरेथ्रा में। ये कहाँ पे आके खुले, इस यूरेथ्रा में, सेम जंक्शन पे आके खुलेंगे, लगभग एक ही जगह पे। तो यहाँ पर क्यों ना हम इसको थोड़ा सा खोल के डायग्राम बनाएं। ये हो गया इस तरह से, ये हो गया इस तरह से, और ये यूरेथ्रा में आके खुले। यहाँ पे यूरिन बनता है, यूरिन इकट्ठा रहता है और यहाँ पर एक इंस्फिंक्टर होता है जो टाइम टू टाइम रिलीज करते हैं। जैसे ये ओपन होता है तो इस पाइप में होके यूरिन आता है, ये जब बंद रहेगा तो यूरिन नहीं आता है। इंस्फिंक्टर होता है यहाँ पे, ठीक है, वाल्व जैसा होता है, मसल्स मस्कुलर होता है, मसल्स पिचक जाती है तो ये बंद हो जाता है। और यहाँ पर जब ये यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा का जो लास्ट टर्मिनल पॉइंट है, जो ओपनिंग्स है, इस ओपनिंग को भी हमारी बुक में नाम दिया है, इसे बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस। एक्चुअली मीटस का मतलब ए होल लाइक स्ट्रक्चर, एक छोटा सा पोर, उसे हम मीटस बोलते हैं। तो इसको हम बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस, ठीक है। ये थोड़ा सा नाम है, कोई खास काम का नहीं है, अभी फिलहाल छोड़िए, इसको याद हो जाए तो ठीक है। तो ये आपके पाइप आ गए, यूरेथ्रा में आके खुले। अब आपको मालूम चल रहा होगा कि ये जो यूरेथ्रा वाला पार्ट है, ये जो पाइप है जो यूरिनरी ब्लैडर से आ रहा है, ये एक कॉमन पाइप है, एक सिंगल डक्ट है जिसमें होके यूरिन भी आता है और ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होके मेल गैमीट भी आते हैं। इट इज ए कॉमन पाथ, मेल गैमीट भी यहीं से आते हैं, यूरिन भी यहीं से आता है। बट एट द सेम टाइम ओनली वन वर्क कैन बी डन बिकॉज ऑल द इवेंट्स आर हाईली कोऑर्डिनेटेड बाय द हार्मोन्स। द स्फिंक्टर्स विल बी क्लोज्ड, द एपिडिडाइमिस विल नॉट रिलीज एंड सो ऑन। ऐसा अलग अलग फंक्शन होता है, कभी भी दोनों फंक्शन नहीं हो सकते। ये हार्मोनल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। अब यहाँ पर ये पूरा आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हुआ, लेकिन यहाँ से गैमीट बने, गैमीट इस रास्ते से आए, रास्ते से आके इस यूरेथ्रा से वो बॉडी से बाहर हो जाएंगे, इसको यूरेथ्रा बोलते हैं, ठीक है, थोड़ा नाम लिख देते हैं यूरेथ्रा। ये बाहर जब सीक्रेशन रिलीज होगा उससे पहले कुछ ग्लैंड हैं जो अपना सीक्रेशन भी मिक्स करती हैं अलोंग विद मेल गैमीट। मेल गैमीट तो बना दिए टेस्टिस ने, लेकिन उनके साथ कुछ फ्लूइड और मिक्स किया जाता है, कुछ और फ्लूइड, और वो फ्लूइड कौन सीक्रेट करता है, कुछ ग्लैंड्स हैं जो यहां पर वो फ्लूइड सीक्रेट करती है। सबसे पहले हमको उन 3 ग्लैंड के नाम जानना है। नंबर 1 मैं बात करूंगा तो पहली जो ग्लैंड है उसका नाम है सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल। नंबर 2 में बात करूंगा तो यहां पर है प्रोस्टेट ग्लैंड, और नंबर 3 ग्लैंड की अगर मैं बात करूं तो यहां पर है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। ये 3 ग्लैंड इन मेल गैमीट के साथ अपना फ्लूइड मिलाती हैं और ये कंप्लीट जो एक मिक्सचर है वो मिक्सचर इस यूरेथ्रा से बॉडी के बाहर होता है। तो ये ग्लैंड क्या बनाती हैं, क्या होती हैं, कहाँ होती हैं, कितनी होती हैं, चूंकि आज की क्लास का टाइम बहुत ज़्यादा ओवर हो गया है तो कल भी हमारा छोटा सा पार्ट अभी इसमें बाकी है, ये पहले कंप्लीट करेंगे, फिर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम की बात करेंगे। आई थिंक कंसेप्ट थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा, फिर भी जो भी डाउट रहेंगे वो कल